अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुपर कॉमर्स क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हम यहाँ पे आज अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स और आज ये लास्ट वाला लेक्चर है अकाउंटिंग टर्म्स पे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कुछ और पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के बारे में, ठीक है। तो चलिए अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग्स के बारे में पढ़ते हैं। जो बंदा बिज़नेस को स्टार्ट करता है, मैंने आपको बोला था, उसको हम ओनर कहते हैं, और जो वो पैसे बिज़नेस में डालता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अगर यही ओनर बिज़नेस से पैसे निकालता है ना अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, मींस अगर ओनर बिज़नेस से पैसे निकालेगा पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको उस टाइम कहा जाता है ड्राइंग्स, ठीक है। अब जो ये ड्राइंग्स होती है ना, ये कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। मींस जो आपका ओनर है ये बिज़नेस से पैसे भी निकाल सकता है या कोई चीज़ भी निकाल सकता है। मान लो मैं फ़र्नीचर का एक बिज़नेस कर रही हूँ, ठीक है, मैं फ़र्नीचर में डील कर रही हूँ, फ़र्नीचर को ख़रीदती हूँ और उसी को फिर सेल कर देती हूँ, या खुद बनाती हूँ फिर सेल कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बिज़नेस से कुछ फ़र्नीचर उठा लिया और अपने घर के लिए यूज़ कर दिया अब उसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसको भी हम ड्राइंग्स ही कहेंगे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ काइंड, यानी ड्राइंग जो है कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकती है। आपका ओनर आपके बिज़नेस से पैसे भी निकाल सकता है, वो अपने बिज़नेस से कोई चीज़ भी निकाल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे बिज़नेस में जो गाड़ी यूज़ हो रही है बिज़नेस पर्पज़ के लिए, लाइक मैं अपने एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज मैंने उनको प्रोवाइड की है, तो उसके लिए गाड़ी रखी गई है बिज़नेस में, तो बिज़नेस के लिए यूज़ हो रही है। अब अगर यही गाड़ी ये ओनर जो है अपने लिए यूज़ कर रहा है, अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ कर रहा है, तो इसने इस गाड़ी को यूज़ किया ना, यानी बेनिफिट भी तो यही ले रहा है ना, तो उसको भी हम उस टाइम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ ड्राइंग्स। मीन्स ड्राइंग्स क्या होता है, सिंपली वो अमाउंट, वो चीज़ें जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस से निकालता है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता है, फिर उसको, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ में डालता है, उसको डोमेस्टिक यूज़ करता है उसको, ओके, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ द अमाउंट और बेनिफिट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज़। होप सो आपको ड्राइंग्स अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ एक्सपेंस। एक्सपेंस किसे कहते हैं? Expense is that portion of the expenditure which has been consumed during the current year to earn revenue, ठीक है। फिलहाल आप इसको छोड़िए और सिंपल में याद रखिए, जो भी खर्चा आपको करंट ईयर में होता है ना, अब करंट ईयर क्या होता है, करंट ईयर वो ईयर होता है जो अभी चल रहा हो, ठीक है। जैसे अभी चल रहा है 2021, तो 2021 इज़ अ करंट ईयर, क्योंकि अभी हम इसी में हैं, ठीक है, 2021 में। तो करंट ईयर में बिजनेसमैन जो होता है, जो करंट ईयर में वो खर्चा करता है, ठीक है, उस खर्चे का बेनिफिट भी उसको उसी साल मिलता है। यानी जितना भी खर्चा आप लोग करंट ईयर में कर रहे हो और उस खर्चे का बेनिफिट भी आपको उसी करंट ईयर में वापस मिलेगा, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस, ठीक है। बिजनेस में जब भी कोई खर्चा किया जाता है ना, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई बेनिफिट हमें मिलता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, मुझे मोबाइल ख़रीदना है, ठीक है, तो मोबाइल ख़रीदने के लिए जिस बंदे से मैं ख़रीदूँगी उसको तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी ना पहले, मीन्स बेनिफिट रिसीव करने के लिए पहले कुछ पे करना पड़ेगा, पहले खर्चा करना पड़ेगा, ठीक। तो या तो मैं उसको पैसे दूंगी या तो एक्सचेंज में कुछ दूंगी, लेकिन देना तो है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मोबाइल रिसीव करने के लिए मैंने उसको पहले पेमेंट कर दी, यानी मैंने पहले खर्चा किया, उसके बाद मुझे बेनिफिट रिसीव हुआ, ठीक। इसी तरीके से बिज़नेस में भी होता है। बिज़नेस में करंट ईयर में जितने भी खर्चे होते हैं और उन खर्चों का आपको बेनिफिट भी करंट ईयर में ही मिल जाएगा, ठीक है। मीन्स आपने जो एक्सपेंस किया उसका बेनिफिट भी आपको मिला करंट ईयर में, तो उसको उस टाइम क्या कहा जाता है, उस खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंस, ठीक है। होप सो आपको एक्सपेंस समझ में आया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है सैलरी पेड। आप सैलरी को पे कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, क्योंकि उसने आपकी कंपनी में काम किया होता है, तब जाके हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं उसको। तो हम कहाँ पे थे, हम एक्सपेंसेस पे थे, हम एक्सपेंस की बात कर रहे थे। मैं आपको बोल रही थी कि आप अपने एम्प्लॉई को जब सैलरी देते हो ना, तो उसके बदले वो पहले बेनिफिट तो आपको प्रोवाइड करता है ना, मीन्स वो आपकी कंपनी में काम तो करता है ना, आपके बिज़नेस में पहले काम तो करता है, उसके बाद सैलरी दी जाती है उसको, ठीक। तो मीन्स यहाँ पे क्या है कि एक्सपेंस हम किसको कहेंगे, वो खर्चा जो करंट ईयर में होता है और करंट ईयर में ही बेनिफिट भी वापस मिलता है, उसको एक्सपेंस कहते हैं हम लोग, ठीक। एक्सपेंस का दूसरा नाम जो है दैट इज़ एक्सपायर्ड कॉस्ट्स भी इनको कहा जाता है, एक्सपायर्ड कॉस्ट्स भी इनको कहा जाता है। बेनिफिट ओनली इन करंट ईयर, इनका जो हमें फ़ायदा मिलता है ना वो खाली करंट ईयर में ही मिलता है, बाद में नहीं मिलता, तो ऐसे खर्चों को हम एक्सपेंस कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं।
एनी पेमेंट मेड फॉर द रिसेप्ट ऑफ बेनिफिट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। बिजनेस में कोई भी बेनिफिट रिसीव करने के लिए, अगर आप बिजनेस में कोई भी बेनिफिट रिसीव करना चाहते हो और उसके लिए जो भी पेमेंट आप लोग करते हो उसी को एक्सपेंडिचर हम लोग कहते हैं। अभी मैंने आपको एक्सपेंस में ऊपर पढ़ाया था, एक्सपेंस इज ऑल्सो अ पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। आप ऐसे याद रखो, बिजनेस में जितना भी खर्चा होता है ना उसको एक्सपेंडिचर कहा जाता है। टोटल मिला के जो बिजनेस में खर्चा होता है ना उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं हम लोग। तो फिर एक्सपेंस किसे कहेंगे? एक्सपेंडिचर का वो वाला हिस्सा यानी वो वाला पोर्शन जिसका बेनिफिट करंट ईयर में ही मिले उसी को एक्सपेंस हम लोग कहते हैं। या इसीलिए ऊपर मैंने डेफिनेशन में लिखा था इट इज़ अ पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंस एक्सपेंडिचर का ही एक हिस्सा होता है। ओके, और एक्सपेंडिचर खुद क्या है? टोटल पेमेंट्स जो हम करते हैं बेनिफिट को रिसीव करने के लिए। और अब आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस है क्या? एक्सपेंडिचर आप ऐसे याद रखो, ये वो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट हमें खाली करंट ईयर में नहीं बल्कि फ्यूचर में भी मिलता है। यानी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं बिजनेस में, कुछ ऐसी पेमेंट्स होती है बिजनेस में जिनका बेनिफिट खाली करंट ईयर में नहीं बल्कि जो फ्यूचर में ईयर आते हैं उनमें भी हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ एन एसेट। आपको पता है एसेट क्या होती है क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में, ये दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था व्हाट इज़ एसेट। ठीक है, बिजनेस के लिए एसेट क्या होती है। जब आप एक एसेट को खरीदते हो ना बिजनेस में, आप मुझे बताओ आपने बिल्डिंग खरीदी बिजनेस के लिए, राइट, तो क्या ये बेनिफिट आपको खाली एक ईयर के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेगी और दूसरे साल नहीं चलेगी? नहीं, ये आपको करंट ईयर में भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी ये बेनिफिट, ये बिल्डिंग, एंड जो आपका फ्यूचर ईयर आने वाला होता है उसमें भी ये बिल्डिंग कंटिन्यूसली आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगी? बेनिफिट्स। ठीक है, मीन्स एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा नॉट ओनली इन करंट ईयर बट ऑल्सो इन फ्यूचर ईयर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ एसेट्स या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर होप सो समझ में आया होगा। इसमें मैंने एग्जांपल दी थी परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस की बात हम लोग करेंगे जिसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी। ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे तो उस टाइम ये समझा दूंगी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको फ़िलहाल जो है 2 टर्म्स सिखा दी, 3 टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी। कौन कौन सी? एक तो मैंने आपको बोला ड्राइंग्स क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर की कुछ कैटेगरीज होती है। ये जो एक्सपेंडिचर है इसकी कुछ कैटेगरीज है। ठीक है, तो पहली जो कैटेगरी है दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, परचेजेस पेमेंट्स मेड फॉर द परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम विच बेनिफिट्स डिराइव्ड इन अ फ्यूचर। यानी जब आप बिजनेस में एसेट्स को खरीदते हो ना और उनके लिए जो आप पेमेंट्स करते हो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी जब आप बिजनेस में एसेट्स खरीदते हो उनके लिए जब आप पेमेंट्स करोगे उन पेमेंट्स को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये दिखाया जाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड से। ठीक है, ये बैलेंस शीट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड से। ओके, नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। यानी जब आप गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हो ना, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो पेमेंट की जाती है इट्स गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस नहीं, और या तो गुड्स खरीद रहे हो या तो सर्विसेज खरीद रहे हो, उनके लिए जो पेमेंट आप लोग करते हो ना उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए किए जाते हैं। ये हम दिखाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड से। ठीक है, यानी ये दिखाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड से। ओके, देखो इसमें लिखा है यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरिंग द करंट ईयर। अभी जब मैंने आपको एक्सपेंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बोला था कंज्यूमर ड्यूरिंग द करंट ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस ये एक ही टर्म है एक्चुअल में, वो भी तो वही होता है ना, एक्सपेंस भी तो वही है ना, बेनिफिट हमें देता है करंट ईयर में, ये कंज्यूम हो जाता है करंट ईयर में, ये भी वही है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो सबसे पहले ये जो हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, यानी इस एक्सपेंस का जो नेचर है ना इसके साथ मिल रहा है, रेवेन्यू होता है ये। ठीक है,
इन नेचर इनकर्ड हैविंग द इफेक्ट ऑफ जनरेटिंग इनकम ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सबसे पहली बात आप यहाँ पे याद रखोगे कि ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता है। मीन्स ये उन एक्टिविटीज़ पे होता है जो नॉर्मल होती है बिजनेस में, जैसे सेल पे होता है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल आपको दूंगी ना, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, या एडवर्टीजमेंट बोलिए, एडवर्टाइजमेंट बोलिए जो आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं ये बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर के होते हैं, राइट। मैंने कहा ये रेवेन्यू नेचर के होते हैं। सबसे पहली बात, आप एडवर्टीज़मेंट क्यों करवाते हो? आप सेल्स को बढ़ाने के लिए या अपना प्रोडक्ट लॉन्च करवाने के लिए, ठीक है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करवाने के, इसलिए आप एडवर्टीज़मेंट करवाते हो, राइट। अब हम देखते हैं पहले सेल हमारे लिए क्या है, क्या ये रिपीटेटिव एक्टिविटी है बिजनेस के लिए या नॉन रिपीटेटिव? इट इज़ ए रिपीटेटिव एक्टिविटी, बार बार होती है बिजनेस में सेल। तो रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ पे जो या नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे जो खर्चा होता है ना, उसी को तो मैंने अभी ऊपर भी बोला वो रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एडवर्टीजमेंट हो रही है ये भी तो फिर रेवेन्यू नेचर का ही हुआ ना, ये रेवेन्यू नेचर का ही होता है। अब डेफर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब मुझे बताओ, अगर आपने 1 करोड़ की फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट करा दी और आपने 1 करोड़ का पूरा खर्चा एक ही साल में दिखा दिया, तो आपको नहीं लग रहा है कि प्रॉफिट्स बहुत कम दिखेंगे हमें? क्योंकि 1 करोड़ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, अगर आप सारा का सारा 1 करोड़ जो है ना बैलेंस शीट में दिखाओगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे, ये एक्सपेंस है हमारा। ठीक है, एक अकाउंट हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें एक्सपेंसेस एंड इनकम उसको हम लोग दिखाते हैं और फिर लास्ट में प्रॉफिट निकालते हैं हम। ठीक, तो मान लो अगर 1 करोड़ की एक्सपेंस हुई है तो आप 1 करोड़ दिखा रहे हो, लेकिन क्या आपको ये 1 करोड़ का जो ये एक्सपेंस हुआ है, क्या ये एडवर्टीजमेंट आपको एक ही साल में सारा का सारा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी? नहीं, ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 साल तक प्रोवाइड करती है बेनिफिट्स हमें, राइट। मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ये एक्सपेंसेस को ना इनको थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, डेफर करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत अमाउंट इन्वॉल्व होता है और जो बेनिफिट भी अराइज होगा वो करंट ईयर में नहीं बल्कि थोड़ा सा फ्यूचर में भी हमें ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में दिखाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको, देखो हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर की मैंने 3 कैटेगरीज आपको बोल दी यहाँ पे। सबसे पहली जो कैटेगरी मैंने बोल दी दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद मैंने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद मैंने बोला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हम तीनों को मिलाएंगे ना, इन्हीं तीनों को मिला के हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें इट इज़ एक्चुअली एक्सपेंस जो आप अभी देख रहे थे। ठीक है, और ये क्या होता है, ये वो एक्सपेंस होता है जो एसेट्स पे होता है। ठीक है, और ये वाला वो एक्सपेंस होता है जो रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है 2-3 सालों में हमें, तो इसीलिए इसको डेफर किया जाता है। तो अगर मैं आपको ऐसे भी बोलूँगी ना, आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्या इन चीज़ों को, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो नॉन रेकरिंग आइटम्स पे होता है, ठीक है, या जो नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज़ पे होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे होता है, जो हमारे बिजनेस में नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है उन पे होता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे ही, लेकिन अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये हमें सारा का सारा बेनिफिट एक ही ईयर में नहीं बल्कि 1-2 साल में देता है, तो इसीलिए इसको डेफर करते हैं हम लोग। ठीक है, होप सो ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इन पे इंशाल्लाह मैं आपको MCQs भी प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि ये जो है ना बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब MCQs इन पे आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की ओर, दैट इज़ रिसेप्ट्स। ठीक है, रिसेप्ट्स हमें पढ़ने हैं। रिसेप्ट्स क्या होते हैं? रिसेप्ट्स होते हैं फाइनेंशियल इनफ्लोज। रिसेप्ट्स मतलब जितना भी पैसा बिजनेसमैन के पास आता है ना, उसको हम बोलते हैं रिसेप्ट्स। यानी जब बिजनेस में पैसा आता है उसको बोला जाता है रिसेप्ट्स। ठीक है, अब ये रिसेप्ट्स भी 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल रिसेप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसेप्ट्स। जैसे आपने अभी पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी तरीके से कैपिटल रिसेप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसेप्ट्स। कैपिटल रिसेप्ट्स क्या होते हैं? नॉन रेकरिंग रिसेप्ट्स, यानी ये वो पैसा होता है जो बिजनेस में आता है लेकिन बार बार नहीं आता, कभी कभी आता है ये पैसा। ठीक है, नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटेटिव पैसा होता है ये। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, आपका ओनर जब आपके बिजनेस में पैसे डालता है, क्या वो बार बार डालता है, तीसरे दिन भी 4 या 1 मंथ के बाद दूसरे मंथ? नहीं, वो एक ही टाइम पैसा डालेगा, दैट इज़ एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। हाँ, अगर उसके बाद उसको लगता है कभी कि मुझे और पैसे डालने चाहिए, तब जाके डालता है, लेकिन उसमें भी टाइम गैप होती है, हर दिन नहीं डालेगा, रिपीटेटिव नहीं होती है ये एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं फिर एडिशनल कैपिटल डालना। ठीक है, जैसे 1 साल के बाद 2 साल के बाद बिजनेसमैन को लगा कि मुझे और पैसा डालना चाहिए, तब डालेगा, तब तो अलग सी बात ही बन जाती है, तब तो ये फिर भी ये नॉन रेकरिंग ही रहेगा, क्योंकि वो बिज़नेस में पैसा बार बार नहीं डाल रहा है। तो वो कैपिटल रिसेप्ट्स आप सिंपली ऐसे याद रखो, वो पैसा जो बिज़नेस में बार बार नहीं आता, या उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसेप्ट्स। दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब आप एसेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, आप एसेट्स को सेल कर रहे हो, क्या बार बार उनको सेल करते हो एसेट्स को? नहीं, बार बार तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हूँ, राइट, गुड्स को मैं सेल करूँगी बार बार, एसेट्स को नहीं। एसेट तो पहले मैं बिज़नेस में 10-15 साल यूज़ करती हूँ, उसके बाद उसको सेल करती हूँ, तो उसकी वजह से पैसा तो आया बिज़नेस में, लेकिन इट इज़ अ कैपिटल रिसेप्ट। ओके, उसके बाद जो हमारा है दैट इज़ रेवेन्यू रिसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसेप्ट्स क्या होते हैं। शॉर्ट में आप ऐसे याद रखिए, रेवेन्यू रिसेप्ट्स डेली बिजनेस जो हम करते हैं ना, उस पे जो डेली एक्टिविटीज़ जो हम बिज़नेस में करते हैं, उनसे जो पैसा आता है ना बिज़नेस में, उसी को रेवेन्यू रिसेप्ट्स कहते हैं। यानी जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ बिज़नेस में होती है और उन एक्टिविटीज़ से जो पैसा आता है बिज़नेस में, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसेप्ट। जैसे सेल की, जैसे आपने गुड्स को सेल कर दिया, क्योंकि गुड्स को सेल करना इट इज़ अ नॉर्मल एक्टिविटी फॉर अ बिज़नेस, राइट। बिज़नेस इसी के लिए तो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ खरीदना और कुछ सेल करना, यही तो मेन मकसद होता है बिज़नेस का। तो आपने जो ये सेल कर रहे हो, सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो, उनकी वजह से जो पैसा आ रहा है ना, ये बार बार आएगा, क्योंकि आप सेल हर दिन करोगे। मेरे घर में मेरी एक छोटी सी शॉप है क्लॉथ्स की, तो मैं एक दिन तो सेल नहीं करूँगी ना, मेरा जो मकसद है वो मैं ये चाहूँगी कि मेरी हर दिन सेल हो बिज़नेस में, राइट। लेकिन अगर मेरे पास कोई एसेट पड़ी होगी, राइट, जो मैं बिज़नेस के लिए यूज़ करे, उसको मैं सेल नहीं करती हूँ, उसको मैं पहले बिज़नेस में यूज़ करती हूँ। अगर एसेट्स की डेफिनेशन आपने अच्छे से समझी होगी तो उसमें मैंने आपको बोला था, एसेट को जब हम खरीदते हैं ना, उसको हम सेल करने के लिए नहीं, बल्कि उसको ख़रीदा जाता है बिज़नेस में यूज़ करने के लिए, राइट, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या बाकी जो यूजेस होते हैं उनमें यूज़ करने के लिए, उसको हम एसेट बोलते हैं। तो अगर आप एसेट को सेल कर रहे हैं तो क्या ये बार बार किया जाता है? नहीं, तो वहाँ से जो पैसा आएगा दैट इज़ कैपिटल रिसेप्ट। लेकिन सेल ऑफ गुड्स की वजह से जो पैसा आता है दैट इज़ रेवेन्यू रिसेप्ट। तो जैसे कमीशन, डिस्काउंट रिसीव करना, ये तो नॉर्मल सी बात है, हमें हमेशा आता ही रहता है ये बिजनेस में। ओके, तो कैपिटल रिसेप्ट इज नॉन रेकरिंग आइटम से जो या नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज से जो पैसा आता है दैट इज कैपिटल रिसेप्ट। रेकरिंग एक्टिविटीज़ या रिपीटेटिव एक्टिविटीज से जो पैसा दैट इज रेवेन्यू रिसेप्ट। ओके, तो ये थे हमारे रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसेप्ट्स। नाउ नेक्स्ट टर्म इज योर डेटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेटर क्या होता है। हु ओज अस, ठीक है, कस्टमर होता है हमारे बिजनेस का। ठीक है, ये हमारा डेटर सिंपली एक कस्टमर होता है जिसको मैंने अपना प्रोडक्ट मतलब अपना गुड्स बेचा होता है क्रेडिट पे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल पे नज़र रखिए, यहाँ पे मैंने लिखा मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट। देखो, मिस्टर एक बिजनेसमैन है, इसने मिस्टर बी को गुड्स सेल किए, तो किस पे किए हैं? क्रेडिट पे किए। क्रेडिट का मतलब आपने इसको उधार पे ये चीज़ें दी है, अभी आपने इससे पैसे नहीं लिए। तो वो बंदा जिसको हम उधार पे अपने गुड्स बेचते हैं, पर्टिकुलरली गुड्स का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है, गुड्स। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ जी, तो पर्टिकुलरली जो हम सेल कर रहे हैं ना, वो गुड्स की सेल हो रही है, ना कि किसी और चीज़ की। ठीक है, आपने एक बंदे को गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, राइट। क्रेडिट मतलब उधार पे आपने बी को गुड्स सेल किए हैं, तो उसको बोला जाएगा, ये जो बी मेरा है ये मेरा बन जाता है डेटर। तो वो बंदा जिसको मैं सेल कर रही हूँ, पहली कंडीशन सेल होनी चाहिए, दूसरा क्या सेल होना चाहिए? गुड्स सेल होने चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन किस पे सेल हो रहा है? क्रेडिट पे सेल हो रही है, मीन्स उधार पे सेल हो रही है। तो जिस बंदे को मैं ये गुड्स सेल कर रही हूँ क्रेडिट पे, उस बंदे को हम बोलते हैं इट इज़ अ डेटर। इट इज़ अ डेटर। डेटर एक्चुअली में कस्टमर ही होता है।
अब जो ये डेटर है ना, अगर बिजनेस में एक ही बंदा नहीं होता जिसको मैं क्रेडिट पे बेचूंगी। देखो मैंने आपको बोला हमारे घर में एक छोटी सी शॉप है, राइट। अब जो कस्टमर मेरे पास आते हैं ना, उनमें बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो क्रेडिट पे ही ले जाते हैं, राइट। खाली मैं एक बंदे को क्रेडिट पे नहीं बेचती, मैं बहुत सारे जो आते हैं मुझे तो लगता है यूजुअली यहाँ पे क्रेडिट पे ही चलता है बिजनेस। यहाँ पे तो कैश में कोई देता है। यूजुअली जितने भी कस्टमर बिजनेस में आपकी शॉप पे आते होंगे वो ज़्यादातर क्रेडिट पे ही ले जाते हैं, राइट। तो सारे इन कस्टमर्स को मिला के हम इनको बोलते हैं उस टाइम सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, उनको बोला जाता है सन्ड्री डेटर्स। और जो ये अमाउंट हमें देंगे ना, जो इनके पास होता है हमारा पैसा, उनको हम बोलते हैं, उस पैसे को बोला जाता है बुक डेट्स। बुक डेट्स को क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है जो डेटर्स के पास होता है। डेटर्स के पास जो हमारा पैसा होता है उस पैसे को बोला जाता है बुक डेट्स। और सारे डेटर्स को मिला के हम लोग बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। एंड वन थिंग, डेटर इज़ योर करंट एसेट। मैंने आपको करंट एसेट में इसकी एग्जांपल दी थी। करंट एसेट में ये आता है क्योंकि डेटर जो है ना, इससे जब हम पैसे लेते हैं ना, इसका टाइम पीरियड विदिन 1 ईयर ही होता है। जब मैं किसी कस्टमर को क्रेडिट पे प्रोडक्ट बेचूंगी ना, तो मैं इसको बोल ही देती हूँ कि मुझे विदिन 1 ईयर ही पेमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये जो डेटर है हमेशा आपका करंट एसेट ही होता है, राइट। और अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था करंट एसेट में, हमने एक बार पढ़ा था कि फॉर ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जो एसेट आपने खरीदी हो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, तो ये भी तो हो रहा है ना ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। मतलब आपका डेटर क्यों अराइज हो रहा है, सेल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो डेटर इज़ योर करंट एसेट, ओके। नेक्स्ट इज़ योर क्रेडिटर्स। बट तो चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे, तो चलते हैं क्रेडिटर्स की ओर, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप अपने बिजनेस में क्या करते हो कि किसी को सेल करते हो उधार में, ठीक है। तो वो बंदा क्या बन जाता है, मेरा क्रेडिटर बन जाता है, डेटर बन जाता है। एक्चुअली ये डेटर एंड क्रेडिटर है ना, सिमिलर टर्म्स है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो बंदा जिसको आप सेल करते हो गुड्स, क्रेडिट पे डेटर है आपका। एंड वो बंदा जिससे आप परचेज़ करते हो क्रेडिट पे, उसको क्रेडिटर कहते हैं हम लोग। यानी जिससे आपने परचेजेस की होगी उसी को क्रेडिटर कहते हैं हम लोग। जैसे इसका दूसरा नाम है सप्लायर होता है ये, ठीक है। देखो मुझे अपने बिज़नेस के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदना था, या मुझे अपने बिज़नेस के लिए क्लॉथ्स ख़रीदने हैं ताकि मैं आगे सेल करूँ उनको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जिस बंदे के पास मैं गई, मैंने उससे बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप मुझे अभी फ़िलहाल क्लॉथ्स दे दो, उसके बाद मैं आपको पेमेंट करूँगी, राइट। तो उसने मुझे क्लॉथ्स दे दिए। तो ये जो बंदा है जिसने मुझे ये परचेजेस दे दी उधार पे, ये मेरे लिए बन जाएगा क्रेडिटर, ठीक है। ये मेरे लिए बन जाता है क्रेडिटर। तो जिस बंदे से हम परचेजेस करते हैं ऑन क्रेडिट, वो हमारे लिए बन जाता है क्रेडिटर, ओके। और इसमें भी वही कंडीशन है, परचेजेस होनी चाहिए। और क्या परचेज़ कर रहे हो, गुड्स परचेज होने चाहिए। ऐसा नहीं आप कोई और चीज़ खरीद रहे तो उसको भी क्रेडिटर कहेंगे, नहीं। 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आप परचेज़ करने चाहिए। दूसरी बात, क्या परचेज़ हो रहा है, गुड्स परचेज़ होनी चाहिए। और तीसरा, क्रेडिट पे होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस मिला के बन जाता है हमारा क्रेडिटर, ठीक है। जैसे मैंने डेटर में भी बोला था, सेल होनी चाहिए, गुड्स होनी चाहिए सेल, और क्रेडिट पे होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं उस टाइम डेटर। ये जो क्रेडिटर आपका है ना, क्रेडिटर इज़ योर करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमें जिस तरीके से डेटर को मुझे विदिन 1 मंथ पेमेंट पे करनी पड़ेगी, 1 ईयर पेमेंट पे करनी पड़ेगी, इसी तरीके से जो मेरा क्रेडिटर होता है ना, इसको भी विदिन 1 ईयर पेमेंट देनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो ये मेरी करंट लाइबिलिटी बन जाती है। इसी तरीके से बिजनेस में क्रेडिटर जो होते हैं ना, एक ही नहीं होता बल्कि बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको मिला के बोला जाता है टोटल क्रेडिटर्स, या ट्रेड क्रेडिटर्स, या सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलो, ट्रेड क्रेडिटर्स बोलो, या टोटल क्रेडिटर्स बोलो, ये सारे क्रेडिटर्स जो बिज़नेस में होते हैं उनको बोला जाता है। होप सो आपको समझ में आएगा कि क्रेडिटर क्या है एंड डेटर क्या है। अगर ए जो है और ये बी है, ठीक है, मैंने इसको गुड्स सेल किए, ओके, तो ये मेरे लिए क्रेडिट पे मैंने किया इसको ये सेल, तो मेरे लिए ए के लिए बी क्या बन रहा है, डेटर बन रहा है। लेकिन बी के लिए ए क्या बन रहा है, क्रेडिटर बन रहा है। ये ऑटोमेटिकली रिलेशन बन जाती है। आप ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल फिर से समझा देती हूँ यहाँ पे। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स कभी कभी MCQs आते हैं। देखिए ये यहाँ पे ए है, ये बी है, मैंने बी को सेल किया क्रेडिट पे, ठीक है, और गुड सेल हो रहे हैं, तभी तो क्रेडिटर डेटर बनेगा। मैंने बी को सेल की, ठीक है,
ए ने बी को सेल किया है, गुड्स सेल हो रहे हैं, क्रेडिट पे सेल हो रहे हैं, तो ए के लिए बी क्या बनेगा, अब डेटर बनेगा, राइट। लेकिन बी के लिए अब अगर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बी के लिए क्या हो रहा है, अगर इसके लिए ये सेल है, लेकिन इसके लिए क्या है, बी के लिए ये परचेजेस है, ठीक है। तो आपको नहीं लग रहा है कि बी ने ए से परचेजेस की है, क्या किया है, परचेज गुड्स की है, परचेज किस पे किए है, परचेज क्रेडिट पे किए, तो आपको नहीं लग रहा है बी जो है, ए जो है बी के लिए बन रहा है क्रेडिटर। हाँ, तो ये इसी सिचुएशन, मतलब ये इनकी जो सिचुएशन है, जो मेरा डेटर होता है ना, उस ऑटोमेटिकली वही क्रेडिट, उसके लिए मैं क्रेडिटर होता हूँ, या जो जिसके लिए मैं क्रेडिटर हूँ ऑटोमेटिकली उसके लिए मैं डेटर होता हूँ, ठीक है। ये आपस में रिलेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अगर ये मेरे लिए सेल है, मैं तो बेच रही हूँ, लेकिन ये तो खरीद रहा है ना, इसके लिए तो ये परचेजेस है। अगर मैं ये डेटर बन रही हूँ, लेकिन इसके लिए मैं बन रही हूँ यहाँ पे क्रेडिटर, ओके। तो ये आई होप कि समझ में आया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज़ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज़ गुड्स। अब ये गुड्स क्या होते हैं, सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। जिस चीज़ में आप डील करते हो ना, यानी जिस चीज़ में आप डील करते हो, यानी बिजनेसमैन जो चीज़ें एक्चुअल में ख़रीदता है और बेचता है, उन्हीं को हम गुड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेशनरी वाला बंदा है, नाम से ही आपको पता चल रहा है ये क्या बेच रहा है, आपको नाम से ही पता चला ये स्टेशनरी में डील कर रहा है, तो स्टेशनरी इसके लिए गुड्स बन जाएगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर ये स्टेशनरी वाला कभी कभी फर्नीचर भी बेचेगा, तो क्या हम बोलेंगे फर्नीचर इसके लिए गुड्स है? नहीं, क्योंकि ये फर्नीचर में डील नहीं कर रहा है, ये कर रहा है डील किस में, स्टेशनरी में, तो स्टेशनरी इसके लिए गुड्स बन जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बिल्डिंग की एग्जांपल दे दूँगी, मैंने कहा बिल्डिंग जो है ना, इसको हम एसेट बोलते हैं, लेकिन उन बिजनेसमैनों के लिए या उस बिज़नेस के लिए ये एसेट बन जाएगी जिसके लिए ये गुड्स नहीं होंगे। अगर एक बिजनेसमैन है, उसका काम ही यही है कि वो पहले गुड्स बिल्डिंग्स को ख़रीदता है, उसके बाद उनको सेल करता है, तो बिल्डिंग वहाँ पे उसके लिए गुड्स बन जाएगी, ना कि एसेट, ठीक है। गुड्स जो है ना, गुड्स बिल्डिंग जो है ना, उस टाइम उसके लिए क्या बन जाती है, गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन भी मैंने आपको बोली, जिसमें आप डील करते हो, जो आप एक्चुअली में परचेज एंड सेल करते हो ना, जिस प्रोडक्ट में आप परचेज एंड सेल्स कर रहे हो ना, डील कर रहे हो, वही आपके लिए गुड्स बन जाता है। और ये हर एक बिजनेसमैन के लिए अलग अलग होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हो। अगर मैं फर्नीचर का बिज़नेस कर रही हूँ, मेरे लिए फर्नीचर मेरे लिए गुड्स बन जाते हैं। अगर मैं यही बिल्डिंग्स खरीद रही हूँ और उनके बाद उन्हीं को सेल कर रही हूँ, तो मेरे लिए बिल्डिंग प्रोडक्ट गुड्स बन जाएंगे। अगर मैं मेडिकल शॉप वाला हूँ, तो मेरे लिए मेडिसिन गुड्स बन जाएंगे। अगर मैं स्टेशनरी वाला शॉप हूँ, तो स्टेशनरी बन जाएंगे। क्लॉथ्स बेच रही हूँ, तो क्लॉथ मेरे लिए गुड्स बन जाएगा, ठीक है। तो जिस चीज़ में बिजनेसमैन डील करता है, वो उनके लिए क्या बन जाता है, गुड्स, ओके। It implies all those items which has been purchased by the enterprise for the sale in the usual course of business। जो आप पहले परचेज करते हो किसके लिए, सेल के लिए, in the usual course of business, नॉर्मली जिसमें हम डील करते हैं। अब जो ये गुड्स है ना, इसी का दूसरा नाम है स्टॉक, या इसी को इन्वेंट्री भी कहते हैं, या इसी को मर्चेंडाइज भी कहते हैं। स्टॉक हम क्यों कहते हैं इसको, देखो स्टॉक, जब आप गुड्स खरीदते हो ना, मान लो मैंने यहाँ पे 100 कॉपी खरीदी थी, ठीक है, 100 कॉपीज़ या 100 पेन मान लो मैंने ख़रीदे हैं, राइट। मान लो मैं स्टेशनरी में डील कर रहा हूँ और मैंने 100 पेन ख़रीदे। जब मैं देख रहा हूँ 100 में से कितना मैंने सेल किया, तो मैंने 80 सेल किए हैं, तो बचा कितना वहाँ पे 20। तो ये जो अनसोल्ड पोर्शन है 20, इसी गुड्स का अनसोल्ड पोर्शन, इसी को स्टॉक कहते हैं हम लोग, ठीक है। यानी ये गुड्स जो होते हैं ना, इनमें जो हम सेल करते हैं और जो बच जाते हैं, जो सेल नहीं होते, जो अनसोल्ड रह जाते हैं, उसी को हम फिर क्या नाम देते हैं, स्टॉक। इसीलिए गुड्स को कभी कभी स्टॉक भी बोला जाता है। अब जो इन्वेंट्री क्या कहते हैं हम लोग, यही स्टॉक अगर हम, या इन्वेंट्री भी इसी को कहते हैं, राइट। यही 20 गुड्स अगर हम एट द एंड ऑफ द ईयर देखेंगे, फॉर एग्जांपल पूरे साल बिजनेस करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर आप देख रहे हो, एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स अक्टूबर मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2022 जब आएगा, अभी नहीं आया, आने वाला है वो साल, ठीक है, आने वाला है वो। तो जब आप उस टाइम पे चेक करोगे, आप देख रहे हो कि मैंने टोटल कितना सेल किया है, मैंने कितने ख़रीदे थे प्रोडक्ट्स, कितना सेल किया है, और कितने प्रोडक्ट्स मेरे पास बचे हैं। मान लो आपने टोटल में पूरे साल आपने 1000 में टोटल प्रोडक्ट्स ख़रीदे थे और 1000 में से आपने 900 जो है ना सेल किए, तो बचा कितना वहाँ पे 100।
तो ये जो अनसोल्ड पोर्शन रह गया जिसको मैंने अभी बोला था स्टॉक, एट द एंड ऑफ द ईयर, इसी स्टॉक को हम बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी वो गुड्स जो आपने सेल नहीं किए, जो बचे एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपके पास बचा है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, होप सो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आगे ये टर्म्स रिपीट होती जाएगी। ये सारा कुछ मैंने आपको पहले ही बोला, हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बोला था कि ये जो टर्म्स हैं ये बहुत बार यूज़ होती है अकाउंटेंसी में, रिपीट होती है बहुत बार, ठीक है। तो उस टाइम फिर से समझा दूंगी कि ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिलहाल आप ऐसे याद रखो, एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपके पास स्टॉक पड़ा रहता है ना, जो सेल नहीं हुआ है, उसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है? अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपने ये 100 जो आपने अभी सेल नहीं किए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी आफ्टर मार्च, यहाँ पे मैं लेती हूँ 2020 का क्योंकि ये चला गया है इसीलिए इसे बेटर समझ में, ठीक है। 2020 में ये जो यानी मेरा जब 31 मार्च 2020 में जब मैंने देखा तो 100 प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो सेल नहीं हुए थे, ठीक है, तो उनको मैंने फिर नाम दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन जब आप 1 अप्रैल 2020 में आ जाओगे तो आपको नहीं लग रहा है ये 100 स्टॉक जो है ये इसी साल में चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, ठीक है। तो यही क्लोजिंग स्टॉक जो नेक्स्ट ईयर में चला जाता है ना, तो इसको वहाँ पे हम स्टार्टिंग में, क्योंकि 1 अप्रैल की डेट है ना, तो बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है उसको बोला जाता है ओपनिंग इन्वेंट्री, और ऑटोमेटिकली इतना ही पड़ेगा जितना पिछले साल रह गया था आपके फॉर नेक्स्ट जो हमारा पहला ईयर था 2020 31 मार्च 2020, उसमें मेरे 100 प्रोडक्ट्स अनसोल्ड रह गए थे, राइट। अब जब मैं 1 अप्रैल 2020 में चेक कर रही हूँ तो मेरे पास यही 100 तो आएंगे ना, राइट, तो ये मेरा बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। देखिए ऐसे समझाती हूँ, दिसंबर में जब आप चेक करते हो ना तो आपके पास पड़ा है 100 स्टॉक, 100 पेन आपके पास पड़े हैं जो सेल नहीं हुए हैं, राइट। तो इसको मैं इस टाइम यहाँ पे मैं इसको नाम दूँगी क्योंकि ये अब ख़त्म होने वाला है साल, ठीक है। 30 दिसंबर को मैं देख रही हूँ तो अब मेरा जो ईयर है ख़त्म हो जाएगा, तो इस स्टॉक को मैं इस टाइम नाम दूँगी जो ये अनसोल्ड रहा, ठीक है, इसको मैं इस टाइम नाम देती हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। यानी जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास रह जाता है स्टॉक उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री हम बोलते हैं। ओके, मान लो ये 30 दिसंबर 2020 था, अब क्या आ जाएगा 1 जनवरी 2021, नेक्स्ट ईयर आपका, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, अब ओपनिंग इन्वेंट्री बोला जाता है जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर जितना स्टॉक आपके पास होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग ऑफ द ईयर जितना स्टॉक आपके पास होता है उसको ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं हम लोग। और आपको नहीं लग रहा है कि यही 100 यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 30 दिसंबर तो ख़त्म हो गया, अब आ जाएगा नेक्स्ट, कल हम जब देखेंगे तो 1 जनवरी होगा, तो ये जो 100 स्टॉक पड़ा था आपके पास ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में यही होता है हमारे पास। यहाँ पे समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है ना वही आपका ओपनिंग भी बन जाता है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास होगा। क्लोजिंग क्या हो सकता है? जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास होता है। और स्टॉक के ये सारे, ये किसके नाम है? हम किसके नाम पढ़ रहे हैं? गुड्स के नाम है, ठीक है। गुड्स को स्टॉक भी कहते हैं हम लोग, इन्वेंट्री भी कहते हैं, इवन मर्चेंडाइज भी कहते हैं। मर्चेंडाइज उसको कहा जाता है जिसमें आप डील करते हो, ठीक है, जिसमें मैं डील करती हूँ उसको मर्चेंडाइज कहते हैं हम लोग। होप सो आपको स्टॉक जो है, गुड्स जो है अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या है गुड्स। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें मैं समझा देती हूँ आपको। देखो, अगर कभी कभी लिखा जाता है ना परचेज, परचेज्ड फ्रॉम ए, ऐसे दिया गया है परचेज्ड फ्रॉम ए, तो जब भी इस टाइप से दिया जाता है ना ट्रांजैक्शन को, ये जैसे ट्रांजैक्शन, ठीक है, परचेज्ड फ्रॉम ए, आपने मिस्टर ए से परचेज़ किया है, लेकिन क्या आगे लिखा है क्या परचेज़ किया गया? नहीं ना, कुछ नहीं लिखा है, बस लिखा है परचेज्ड फ्रॉम ए। तो अब हमेशा एज्यूम करोगे हमने गुड्स को परचेज़ किया है, क्योंकि परचेज जो है ना गुड्स के साथ ही यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी और चीज़ को ख़रीदोगे ना तो उसमें लिखा जाता है आपने क्या ख़रीदा है। जैसे अगर आप कोई एसेट ख़रीदोगे ना तो वहाँ पे लिखेंगे हम लोग परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर ए। मीन्स अगर आप एसेट या एसेट के बगैर कोई भी चीज़ और ख़रीदोगे बिजनेस में, ठीक है,
तो लिखा जाता है कि क्या ख़रीद रहे हैं हम। गुड्स अगर आप ख़रीदोगे ना तो हम कभी कभी उसमें सीधे लिखते हैं परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए। तो यहाँ पे ये जो परचेज्ड है ना, ये गुड्स के साथ ही टर्म यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आपको खुद एज्यूम करना पड़ेगा कि हमने क्या ख़रीदा, हमने गुड्स को ख़रीदा है। इसी तरीके से सेल फ्रॉम मिस्टर ए, सेल टू मिस्टर ए, ठीक है, सेल टू मिस्टर ए, मैंने मिस्टर ए को सेल किया है। लेकिन क्या किया है सेल, गुड्स हो चुके हैं सेल, क्योंकि परचेज एंड सेल ये खाली गुड्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ आप परचेज़ करोगे या सेल करोगे उनका नाम लिखा जाता है तब, ठीक है। जैसे सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग, तो लिखा जाता है सेल क्या हो रही है, बिल्डिंग हो रही है सेल, फर्नीचर सेल हो रही है, राइट। इसी तरीके से सेल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसी तरीके से परचेज ऑफ कंप्यूटर, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ वॉट एवर, जो भी आप खरीदोगे, यानी गुड्स के बगैर जो भी चीज़ आप खरीदोगे ना उसका नाम लिखा होगा। लेकिन अगर खाली लिखा है परचेज फ्रॉम मिस्टर ए या सोल्ड टू मिस्टर बी, ये दोनों टर्म्स खाली गुड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। मीन्स आपने परचेज किया है गुड्स को और आपने सेल भी किसको किया है, गुड्स को। अब अगर ऐसे लिखा होगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए, तब तो कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि तब वही से बंदा बोल रहा है मैंने क्या ख़रीदा है, गुड्स। ये सिचुएशन तब अराइज होती है, ये वाली सिचुएशन, जब लिखा होगा परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए। अब बंदा यहाँ पे सोचेगा यहाँ पे तो दिया ही नहीं है इसने, हमने क्या ख़रीदा है। तो हमेशा आप एज्यूम करोगे, एज्यूम नहीं, यहाँ पे हमें हमेशा ये एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम ही करते हैं हम लोग कि हमने गुड्स को ख़रीदा है, क्योंकि परचेज़ एंड सेल जो टर्म है ये हमेशा गुड्स के लिए ही यूज़ की जाती है। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टर्म जो हमारी है, जो लास्ट वाली है आज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ डिस्काउंट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है परचेज्ड एंड सेल्स जो है ना पर्टिकुलरली किसके लिए आप यूज़ करते हो, डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। यानी परचेज एंड सेल का वर्ड जो है ना ये खाली गुड्स के साथ लगाया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप कोई और चीज़ खरीदोगे तो उसमें लिखा जाएगा कि क्या ख़रीदा है, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज मशीनरी, परचेज बिल्डिंग, परचेज लैंड, ऐसे। लेकिन अगर लिखा है परचेज फ्रॉम मिस्टर ए तो ये हमेशा आप एज्यूम करोगे कि आपने गुड्स को ख़रीदा। इसी तरीके से सेल टू मिस्टर बी, तो आप क्या एज्यूम करोगे, हमने क्या सेल किया है, गुड्स को सेल किया है। ओके, उसके बाद है परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। आप मुझे बताओ, मैंने किसी बंदे से गुड्स खरीदे थे, राइट, तो मैंने उसको अब वो वापस कर दिए क्योंकि मुझे क्वालिटी पसंद नहीं आई या कम साइज़ आया मुझे, ठीक है, या जो मैंने मंगवाया था वो नहीं बेचा है उसने, तो मैंने उसको वो वापस कर दिया। तो जब आप रिटर्न करते हो ना परचेज़, जो आपने पहले ख़रीदे थे गुड्स, उन्हीं को आप जब आप वापस करोगे ना उसको बोला जाता है परचेज़ रिटर्न, या इसी का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, मान लो मैंने 100 पेन ख़रीदे थे, गुड्स है ये मेरे लिए, राइट, लेकिन इनमें से मुझे 50 लग रही है कि ख़राब है, तो मैंने 50 क्या कर दिए, वापस रिटर्न कर दिए। तो इसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। तो बचा कितना वहाँ पे, 50 बचा ना, तो इसको फिर बोला जाता है नेट परचेजेस। ओके, यानी अगर हम टोटल परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं तो जो बचती वहाँ पे है उसको बोला जाता है नेट परचेजेस। अब ये परचेज रिटर्न क्या होता है, जो प्रोडक्ट आप वापस करते हो और रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से सेल है, अब मान लो मैंने इस टाइम परचेज नहीं, मैंने सेल किया था, क्योंकि मैंने अब पेन खरीदे थे 100 के, तो मैंने इनको क्या कर दिया, सेल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो जो कस्टमर है जिसको मैंने सेल किया उसने मुझे 20 वापस कर दिए, तो ये जो मेरे पास वापस आ रहे हैं 20, इसको बोला जाता है सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। क्योंकि इनवर्ड क्यों बोला जाता है, मेरी तरफ आ रहे हैं इस टाइम गुड्स। यहाँ पे आउटवर्ड क्यों बोल रहे थे, क्योंकि आप ही दे रहे थे गुड्स, आप निकाल रहे थे अपने बिजनेस से गुड्स। लेकिन इस टाइम सेल्स रिटर्न में क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहे हैं, मेरे पास वापस आ रहे हैं गुड्स। तो वहाँ पर बचा कितना, 80 बचे वहाँ पर, तो इसको बोला जाता है नेट सेल्स। तो परचेज रिटर्न क्या होती है, जो हम वापस प्रोडक्ट, जो हमारा कस्टमर हमें वापस प्रोडक्ट करता है, ठीक है। जिस कस्टमर को आपने गुड्स सेल किए थे उसने कुछ वापस कर दिए आपको, वो सेल्स रिटर्न है या रिटर्न इनवर्ड। और जिससे मैंने ख़रीदा था फिर मैंने उसको वापस कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों टर्म सेल्स एंड परचेजेस में से एडजस्ट की जाती है और जो बचता है उसको फिर नेट का नाम दिया, जैसे नेट परचेजेस या नेट सेल्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट
लास्ट टर्म है ये आज के लेक्चर की, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है हमारा, एक सेकेंड। डिस्काउंट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस और पेमेंट। देखो अगर आपको कम प्राइस पे कोई चीज़ मिल रही है या आपसे कम पेमेंट मांगी जा रही है, दैट इज़ द डिस्काउंट। ठीक है, यानी रिडक्शन इन प्राइस या पेमेंट, तो दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है इसकी दो कैटेगरी है, एक है ट्रेड डिस्काउंट जो हमेशा दिया जाता है सेल्स एंड परचेज के टाइम, यानी जब आप सेल या परचेज करते हो ना, चाहे प्रोडक्ट को खरीद रहे हो या चाहे प्रोडक्ट को बेच रहे हो, उस टाइम जो डिस्काउंट दिया जाता है ना उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे और मिला के जो उनका प्राइस आ रहा है ना 1500 आ रहा है, ओके, मिला के उनका प्राइस कितना आ रहा है 1500। तो मैंने क्या इस बिजनेसमैन से बोला कि मैं आपको 1000 ही पे करूँगा, तो 500 मुझे डिस्काउंट दे, क्योंकि मैंने बल्क में ख़रीदा, तो उसने मुझे 500 का डिस्काउंट दे दिया। यानी जो प्राइस पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है ना, या जो परचेजेस एंड सेल्स के टाइम डिस्काउंट हमें मिलता है, परचेज ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड्स के टाइम हमें डिस्काउंट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये इसकी कहीं पे भी आप रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे। ये रिकॉर्डिंग मतलब जैसे जब हम जर्नल पढ़ेंगे ना तब मैं आपको समझा दूंगी कि जर्नल की एंट्रीज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे बिज़नेस में, जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग बिज़नेस में करते हैं उसकी जर्नल एंट्री होती है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती, क्योंकि ये बिज़नेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ओके, दूसरा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, अब देखो ये जो बंदा है मैंने इसको 500 का डिस्काउंट तो दे दिया, अब ये मुझे, अब ये इसके पास कितना रह गया मेरा, ठीक है, अगर मैं देखूंगी तो कितना रह जाता है मेरा इसके पास 1000 रुपीज़, राइट। तो अब इस बंदे ने क्या बोला, इसने बोला कि चलो जी मैं आपको ये 1000 रुपीज़ एक मंथ के बाद पे करूँगा, ओके। तो कैश डिस्काउंट हम क्या करते हैं, हम इस बंदे को बोलेंगे कि अगर आप मुझे पेमेंट करोगे अभी, या अगर आप मुझे पेमेंट करोगे विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर, या अभी पेमेंट कर दोगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है। जैसे इसने बोला है कि मैं एक मंथ के बाद पेमेंट करूँगा, तो मैं भी बिजनेसमैन इसको बोल सकता है कि आप मुझे विद इन 10 डेज़ अगर पेमेंट करोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। या अगर ये बंदा वहीं से बोल रहा है कि मैं आपको 10 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट करूँगा, लेकिन बिजनेसमैन उस टाइम ये भी तो बोल सकता है ना, अभी पेमेंट कर दो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, राइट। तो मान लो ये बोल रहा है कि मैं 1 मंथ्स के अंदर पेमेंट करूंगा, तो बिजनेसमैन इसको बोल रहा है कि अगर आप मुझे 10 दिनों के अंदर पेमेंट करोगे तो मैं आपको फिर से डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मान लो मैं आपको फिर से 500 रुपीज़ की डिस्काउंट दूंगी, ठीक है। तो मुझे आपको कितना देना है, 9500, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिस्काउंट हम देते हैं ना, किसके लिए, पेमेंट्स के लिए, ठीक है, जो हम किसके लिए देते हैं, क्विक पेमेंट्स के लिए। यानी जब एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को इसलिए डिस्काउंट दे रहा है ताकि वो जल्दी से पेमेंट करे, उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट दिया जाता है, ठीक है, और ये रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में। जैसे यहाँ पे 1000 को मैंने 500 माइनस किए तो 9900, कितना बचा है, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5000 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसको कंसिडर किया था 10,000 रुपीज़, ठीक है, लिखा मैंने 1000 है यहाँ पे, दैट्स वाई ये कन्फ्यूजन हुआ। इट्स एक्चुअली, तो आप ऐसे यहाँ रखो 1000 में से मैंने 500 इसको डिस्काउंट दिया तो बचा कितना, 500 बचे वहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब कि ये बंदा इसको अब कितना देगा, 500। यहाँ पे अमाउंट छोटा है लेकिन एक्चुअली में अमाउंट बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए बिजनेसमैन चाहता है कि मुझे पेमेंट जल्दी मिले। या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो बिजनेसमैन है इसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो बेटर है ना कि अपने डेटर से ही पैसे मांगे, राइट। आपको नहीं लग रहा है ये कस्टमर इसका डेटर बन रहा है, हाँ ये इसका डेटर ही होता है जिससे पेमेंट मांगनी होती है। तो उसी डेटर को मैं यही बोलती हूँ कि अगर आप मुझे 10 दिनों के अंदर पेमेंट करोगे मैं आपको फिर से एक और डिस्काउंट दूंगा, या फिर से डिस्काउंट दूंगा, उसको डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं, और वो लिखा जाता है बुक्स में, यानी उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो सिंपली आप ऐसे याद रखोगे, डिस्काउंट की दो टाइप्स है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो टाइम एट द टाइम ऑफ परचेज या सेल्स पे दिया जाता है, या जो प्राइस पे दिया जाता है डिस्काउंट, और ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। जो कैश डिस्काउंट होता है ये पेमेंट के लिए, क्विक पेमेंट्स के लिए जो डिस्काउंट दिया उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 1000 की पेमेंट थी, राइट, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने 10,000 अब फिर से लिख दिया, 1000 रुपीज़ का था, ठीक है, मैंने इसको 500 डिस्काउंट दे दिया, तो आप बचा कितना, 500। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
आई होप कि जो भी टर्म्स मैंने पढ़ाई आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई एरर हुआ होगा उसके लिए सॉरी। कहीं पे जल्दी में बोला होगा मैंने, राइट, या कहीं पे आपको आवाज़ वगैरह कम आती है। पिछले लेक्चर में मैंने देखा था कहीं कहीं पे वॉल्यूम जो है कम हो गया था, ठीक है। दोबारा से वीडियो मतलब इसको रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर मैंने वही आपको अपलोड किया था। उतनी भी कम नहीं थी लेकिन कम थी। बाकी जो मेरी चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को और लाइक कीजिए, एंड जो बेल आइकन होता है ना उस पर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन, जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।